हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्या सरफेस केमिस्ट्री का एडजॉर्प्शन टॉपिक। बच्चों, उस टॉपिक का कुछ पार्ट अभी बाकी है, तो आज हम उस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा पार्ट है बच्चों, तो सबसे पहले जो पार्ट है उस पर हम लगाते हैं हेडिंग। क्या पार्ट है बच्चों? मेरे साथ लिखेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, होता क्या है हम इसको पहले समझ लेते हैं। बच्चों, जब एडजॉर्बेंट को, ये तो आप लोग जानते हो ना, एडजॉर्बेंट जिसकी सरफेस पर पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं। एडजॉर्बेट पार्टिकल्स जो एक्यूमुलेट होते हैं उन पार्टिकल्स को बोलते हैं एडजॉर्बेट। तो बच्चों, जब किसी एडजॉर्बेंट को सॉल्यूशन में हम रखते हैं, उसमें डिप करवाते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या होते हैं बच्चों? सॉल्यूट होते हैं। वह सॉल्यूट उस एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट को एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एक्यूमुलेट करवाया जा सकता है और उसको रिमूव किया जा सकता है। बच्चों, जो सॉल्यूट एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एक्यूमुलेट होते हैं या एडजॉर्ब होते हैं, वह सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है सॉल्यूट की, तो वहाँ पर एडजॉर्ब्ड सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज करेगी, और इनके बीच भी एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दी जा सकती है। तो बच्चों, आप लोग मेरे साथ लिखोगे क्या? पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, व्हेन अ सॉलिड एडजॉर्बेंट इज placed in solution, solutes may absorb on the surface of solid adsorbent। तो बच्चों, ये है हमारा पहला पॉइंट। जब सॉलिड एडजॉर्बेंट को सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, तो जो सॉल्यूट्स होते हैं वह सॉलिड एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एडजॉर्ब हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, इन दिस प्रोसेस अ पर्टिकुलर solute can be selectively removed from solution। देखो बच्चों, इस बात को हम समझते हैं, जो एडजॉर्बेंट होते हैं वो किसी सिलेक्टेड सॉल्यूट को ही अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करेगा। तो इससे क्या हो सकता है, इस प्रोसेस में एक पर्टिकुलर सॉल्यूट को सॉल्यूशन से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, इन दिस प्रोसेस एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट depend on concentration of solute। जैसे बच्चों आपने देखा था फिजी-जॉर्प्शन में कि जो गैस एडजॉर्ब हो रही है वो किस पर डिपेंड करती है? प्रेशर पर। वैसे ही सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूट एडजॉर्ब होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर। लास्ट पॉइंट बच्चों, द relation
between amount of adsorbed solute per unit mass of solid adsorbent and concentration of solute at equilibrium and at constant temperature is given as Freundlich adsorption isotherm। बच्चों जैसे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म थी, उसमें प्रेशर और एडजॉर्ब्ड गैस के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ था, वैसे ही अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड सोल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के बीच में भी ये रिलेशन दिया जा सकता है, जो क्या होता है x/m के। वहाँ हमने P लिया था प्रेशर, यहाँ C लेंगे कंसंट्रेशन, पावर 1/m। यहाँ पर C क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एट इक्विलिब्रियम। x/m को आप लोग जानते ही हो, x/m क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड सोल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। के कांस्टेंट है और 1/m यहाँ इसकी पावर है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन से हम आगे ग्राफ भी बना सकते हैं, बट वो आप लोग जानते हो सेम प्रेशर जैसा आएगा, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। 400 ml 1.5 m कंसंट्रेशन का ऑक्जेलिक एसिड था, जिसको 20 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल के साथ फ़िल्टर किया गया। फ़िल्टर करने के बाद इस ऑक्जेलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.8 m रह गई, और हमसे क्या पूछा है कि एडजॉर्प्शन कितना हुआ, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब देखो बच्चों, जब ऑक्जेलिक एसिड को एक्टिवेट चारकोल से फ़िल्टर किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिवेटेड चारकोल ने उसको एडजॉर्ब कर लिया, और ये जो कंसंट्रेशन बची है ये एडजॉर्ब के बाद बची है। तो बच्चों सबसे सिंपल बात क्या है, हम ये पहले ये पता कर लेते हैं कि इसका इनिशियल अमाउंट कितना था, कितना अमाउंट बचा। इनिशियल अमाउंट में से बचे हुए अमाउंट को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट एडजॉर्ब हुआ है वो आ जाएगा। तो बच्चों हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, इनिशियल वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब बच्चों हम कैसे पता करेंगे, इनिशियली ये रहा, हमें वॉल्यूम गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है। तो हम तो जानते हैं बच्चों कि मोलेरिटी क्या होती है, N/V। यहाँ से हम मोल निकाल लेंगे। तो बच्चों कितना ml है, कितना हो जाएगा m × v। तो मोलेरिटी कितनी है 1.5, वॉल्यूम कितना है 400 ml है बच्चों। तो हम इसको लीटर में चेंज करेंगे, तब हमारे पास मोल आएंगे, अदरवाइज हमारे पास क्या आते, मिली मोल। तो बच्चों हमारे पास मोल आए 0.6 मोल। ये तो बच्चों हमारे पास इनिशियल मोल हो गए, इनिशियल मोल। ठीक है, तो बच्चों इनिशियल वेट क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल को वेट में चेंज कर लो।
मोल को वेट में चेंज करने के लिए मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, और ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होता है 90, और ये आ गया बच्चों हमारे पास 54 ग्राम। तो बच्चों इनिशियल अमाउंट कितनी थी ऑक्जेलिक एसिड की 54 ग्राम। अब हम ये पता कर लेते हैं कि जो लेफ्ट अमाउंट है जो रह गई वो कितनी है। तो बच्चों पहले तो निकालते हैं लेफ्ट मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो बच्चों वही n की वैल्यू m इंटू वी, और m कितना गिवन है 0.8 v। अब बच्चों इसने वॉल्यूम नहीं दिया, कोई बात नहीं, वॉल्यूम तो यही रहेगा ना, समझेंगे इस बात को। 400 ml का 1.5 m लिया था और एक्टिवेटेड चारकोल को मिलाया, तो उसने केवल किसको एड्जॉर्ब किया है ऑक्जेलिक एसिड को। सॉल्यूशन के अंदर वाटर होता है, उसको तो एड्जॉर्ब किया नहीं होगा। तो इस कंडीशन में बच्चों जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो एड्जॉर्ब नहीं किया, तो इसका वॉल्यूम हम यही मानेंगे 400/1000। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, तो हमारे पास यहाँ पर कितने आ गए, ये 0.32 मोल आ गए। ये मोल आ गए बच्चों लेफ्ट मोल। तो बच्चों लेफ्ट अमाउंट कितनी हुई, अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 0.32 मोल को मोलिकुलर वेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा 28.8 ग्राम। बच्चों ये आ गई लेफ्ट अमाउंट। तो बच्चों फिर एड्जॉर्ब्ड अमाउंट कितनी हुई, एड्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। बच्चों इनिशियल कितना था 54, बच कितना गया 28.8, इसका मतलब कितना एब्जॉर्ब किया 25.2 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को एड्जॉर्ब किया। क्या उसने हमसे एड्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड पूछी है क्या, नहीं। उसने क्या पूछा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और एड्जॉर्प्शन क्या होता है x/m। x/m को हम क्या बोलेंगे एड्जॉर्प्शन, या हम क्या बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब्ड H2C2O4 पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, इसको बोला जाएगा बच्चों एड्जॉर्प्शन। तो हमें तो x/m निकालना है। तो बच्चों ये तो क्या आया हमारे पास, कितना एड्जॉर्ब किया है। तो बच्चों एड्जॉर्प्शन की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास x/m, x की वैल्यू कितनी आ गई 25.2, इतना एड्जॉर्ब किया है, और टोटल मास कितना था 20। तो बच्चों हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 1.26 ग्राम H2C2O4 पर ग्राम चारकोल। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें ग्राफ जो log x/m और log p के बीच में ग्राफ गिवन है, जो कि स्ट्रेट लाइन है जिसका एंगल 45 डिग्री सेल्सियस है, और log k की वैल्यू 0.699 है। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों हम सबको पता है कि log x/m और log p के बीच में क्या लीनियर इक्वेशन है, जिसमें log k और एंगल भी प्रेजेंट हो। नहीं पता हो तो बच्चों आप लोग निकाल सकते हो। हम सब जानते हैं कि x/m क्या होता है kp और p की पावर 1/n। तो बच्चों अगर हम इसको log में चेंज करें तो log x/m log क्या हो जाएगा kp 1/n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, log x/m log k प्लस 1/n log p।
बच्चों ये वाली इक्वेशन है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। अगर इसके लिए मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, इसको हम y मान सकते हैं, ये हमारे पास इंटरसेप्ट हो गया, ये हमारे पास स्लोप हो गया और ये हमारे पास में x हो गया। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास आता है log p log x/m। ठीक है, ये लो, ये वैल्यू तो हो गई log k की, ये हो गई स्लोप 1/n की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारे पास पहला आंसर। उसने लीनियर इक्वेशन पूछी थी। अब वो क्या पूछ रहा है कि हाउ मच ऑफ सोल्यूट एड्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। अगर प्रेशर कितना हो, 0.5 ATM हो। उसने यहाँ लिखा हुआ भी है बच्चों की जो x/m है वो ग्राम पर ग्राम, यानी कि x भी ग्राम में है, अमाउंट है, और m भी ग्राम में। तो x/m की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि x/m क्या होता है, Kp⁻1/n। तो मुझे क्या चाहिए, एक तो k की वैल्यू, मेरे पास log k की वैल्यू गिवन है, कितनी 0.699। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटीलॉग 0.699। अब बच्चों में पता है जब हम एंटीलॉग को सोल्व करते हैं तो 0.699 किसकी वैल्यू है, 5 की, log 5 की। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो बच्चों ये तो हो गई हमारे पास k की वैल्यू। एक मुझे क्या चाहिए, स्लोप। ठीक है, 1/n की वैल्यू, और 1/n की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, स्लोप पर। ये रहा, जो 1/n होता है वह किसके इक्वल होता है, स्लोप। और स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा। तो बच्चों थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 45, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो मेरे पास 1/n की वैल्यू भी आ गई। अब बच्चों क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, x/m, k की वैल्यू 5, p और p की पावर 1 हो गई। तो बच्चों x/m कितना हो गया, 5 इंटू प्रेशर कितना है मेरे पास 0.5। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया, पर ग्राम एड्जॉर्बेंट। ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, उसमें T1, T2 एंड T3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो बच्चों, इस आइसोथर्म से मालूम पड़ रहा है कि यह एक फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। x/m और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और बच्चों हमें बताना है कि इसमें कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है। इन टेम्परेचर को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और बच्चों हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो एड्जॉर्प्शन होता है वह डिक्रीज होता है, राइट है। इसका मतलब जिसका एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अदरवाइज मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बच्चों सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन किसका है, T1 का। इसका मतलब T1 सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा T2 और फिर कौन होगा, T3। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों क्लियर हो गया क्या, ये बात समझ में आ गई ना। चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग रिप्रेजेंट फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और हमसे पहले क्या पूछा है, अगर प्रेशर 1 हो तो x/m की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों पहले तो हमें क्या गिवन है उसको हम देख लेते हैं। हमें गिवन है log x/m 0.13 प्लस log p। पहले तो बच्चों हम इसको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में चेंज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.1 log p हो गई चेंज बच्चों। अब ये हो गया y, ये हो गया हमारे पास क्या c, ये हो गया m, ये हो गया x। अब बच्चों उसने सबसे पहले हमसे क्या पूछा है
कि अगर p की वैल्यू 1 हो जाए तो x बाई एम क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो log x बाई एम इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.1। अगर बच्चों p की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा log 1, और log 1 क्या होता है बच्चों 0। जब 0 होता है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस कंडीशन में log x बाई एम क्या हो जाएगा 0.3। उसने हमसे पूछा क्या है x बाई एम, तो x बाई एम क्या हो जाएगा बच्चों, x बाई एम क्या हो जाएगा एंटी log 0.3। करते हैं बच्चों सोल्व। अब हमें पता है बच्चों 0.3 किसकी वैल्यू होती है log 2 की, तो बच्चों x बाई एम की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। करेक्ट बच्चों, बात समझ में आ गई ना। एंटी लॉग सोल्व करना तो आता है ना, मैंने आपको बताया हुआ है, ये अभी अभी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था वहाँ भी बताया हुआ था। इस पॉइंट के पहले का कोई नंबर होता तो वह पावर में चला जाता है, और उस पॉइंट के बाद वाले नंबर को वो कितने लॉग की वैल्यू है वो हम लिख देते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में ये हमसे क्या पूछ रहा है, अगर p की वैल्यू 10 हो जाए तो x बाई एम क्या होगा। बच्चों सेम तरीका देखो, वही log x बाई एम। ठीक है, अब हमें क्या लिखा हुआ है 0.3 प्लस 0.1 log p। ये तो हमारे पास इक्वेशन हो गई ये वाली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। तो बच्चों log x बाई एम 0.3, और इसने क्या कहा p की वैल्यू कितनी है log 10, तो log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो बच्चों log x बाई एम कितना हो गया 0.3 प्लस 0.1 मतलब 0.4 हो गया। कौन log x बाई एम, तो बच्चों x बाई एम क्या हो जाएगा एंटी log 0.4। अब बच्चों 0.4 किसकी वैल्यू होती है, देखो बच्चों 0.30। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो इन दोनों के बीच का होगा। तो मैं इस आंसर को लगभग में कितना मान सकता हूँ 2.5 मान सकता हूँ। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x बाई एम इज इक्वल टू के पी रेस टू पावर 1 बाई एन। तो वैल्यू ऑफ k एंड n क्या होगी। सिंपल देखो बच्चों, यहाँ से मालूम पड़ रहा है ये c है, मतलब ये c है, मतलब इसको देखो, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ log x बाई एम 0.3 0.1 log p, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ log x बाई एम। ये 0.3 किसकी वैल्यू है log k की, ये 0.1 किसकी वैल्यू है 1 बाई n। तो बच्चों इसने हमसे क्या पूछा कि k की वैल्यू क्या है, तो हम तो पता लग रहा है इक्वेशन कंपेयर करने पे कि log k की वैल्यू कितनी है 0.3, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी एंटी log 0.3, और एंटी log 0.3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो बच्चों k की वैल्यू कितनी हो गई 2। ये 0.1 कितने की वैल्यू है 1 बाई n की, इसका मतलब जो n है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 10। और बच्चों ये हो गए हमारे आंसर। तो बच्चों आप जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों।